नमस्कार, जय हिंद, जय श्री राम दोस्तों। शिवम चौधरी ऑफिशियल में आप सबका स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना मत भूलिएगा। अक्सर हम जुडिशरी के अलग अलग निर्णयों पर विवेचना करते नजर आते हैं और ज्यादातर समय हम जुडिशरी के प्रति क्रिटिकल रहते हैं, क्योंकि जिस तरह के अजीबोगरीब बिना सिर पैर के निर्णय कई बार आते हैं तो उसको देखकर और सुनकर हर कोई अचंभित रहता है। लेकिन कहते हैं ना, बंद घड़ी भी दिन में 2 बार सही समय दिखाती है। तो कई अवसर ऐसे भी आते हैं जहां जुडिशरी बेहतर निर्णय करती नजर आती है। आज ऐसे ही 2 निर्णयों की बात होगी। एक तमिलनाडु से जुड़ा है, दूसरा कर्नाटक से जुड़ा है। तमिलनाडु में लगभग 50,000 एकड़ से ज्यादा जगह ऐसी है जो मंदिरों की भूमि है और जिसके ऊपर सरकारी नियंत्रण के कारण अवैध कब्जा हो गया है। तो जिस तरीके से उत्तर भारत में जो राम मंदिर से जुड़ा हुआ फैसला था वो ऐतिहासिक फैसला था, काशी विश्वनाथ से जुड़े जो फैसला होगा वो ऐतिहासिक फैसला होगा। उसका प्रेसिडेंट इस्तेमाल कर कर आगे वाले जो केसेस हैं उनमें उनको इस्तेमाल किया जा सकता है। तो उसी तरीके से जो ये केस है, एक मंदिर से जुड़ा हुआ केस है, अगर इसका प्रेसिडेंट इस्तेमाल किया जाए तो लगभग 50,000 एकड़ से ज्यादा जमीन खाली कराई जा सकती है। तो यह भी दक्षिण भारत का एक राम मंदिर मूवमेंट हो सकता है अगर इसका सही तरीके से इस्तेमाल करें। और दूसरा केस है कर्नाटक का, जहां पर जो सरकार है वो खुद अवैध बांग्लादेशियों को बसाती पाई गई और जब हाई कोर्ट ने उनका हाथ पकड़ा कि भाई साहब ये कर क्या रहे हो, तो अब समझ नहीं आ रहा कि सरकार को करे तो करे क्या और जाए तो जाए कहां। मीम है ना वो वाली स्थिति हो गई है। पहले बात तमिलनाडु की। तमिलनाडु में एक मंदिर है श्री अन्नामलाई नाथर। यह तेनकासी डिस्ट्रिक्ट के अंदर मौजूद है। भगवान शिव का मंदिर है, बहुत प्राचीन भव्य दिव्य मंदिर है। पांड्यन समय के जो दौरान है उस दौरान यह मंदिर बनाया गया था। होता यह है कि पहले से ही व्यवस्था की गई है। ज्यादातर मंदिरों में, दक्षिण में आपको काफी मिलेगा कि मंदिर के आसपास की एक बड़ी भूमि मंदिर को दान कर दी जाती थी। यानी मंदिर का जो जुरिस्डिक्शन है वो मंदिर के साथ साथ उस भूमि पे भी होता था, वो मंदिर की ही प्रॉपर्टी होती है, ताकि कल को मान लीजिए राजा नहीं है या कोई भी कारण है, मंदिर सुचारू रूप से चलता रहे, उसकी डेली नीड्स पूरी होती रहे। वहां पे जो प्रसाद चढ़ना है, नैवेद्यम चढ़ना है, भोग चढ़ना है, जो वहां पे श्रद्धालु आएंगे उनके लिए जो व्यवस्थाएं होनी है, किसी भी तरह की जो डेली व्यवस्थाएं हैं उसको चलाए रखने के लिए वो भूमि उस मंदिर को दी जाती थी। लेकिन जैसे जैसे समय बढ़ता गया, जिस तरह की सरकारें आती चली गई, उनकी जो नजर है उस प्राइम प्रॉपर्टी पर पड़ने लगी, क्योंकि बहुत सारे मंदिर ऐसे हैं जो बिल्कुल शहर के बीचों बीच आ गए, और शहर के बीचों बीच भी नहीं आए, बाहर भी हैं, तो बड़ी बड़ी प्रॉपर्टी है। मान लो किसी मंदिर के पास 10 एकड़ 20 एकड़ है, आधा भी कब्जा लिया, हो गया काम कि मंदिर का तो इसमें काम चल ही रहा है। तो ऐसा लगभग 50,000 एकड़ कब्जा किया हुआ है पूरे तमिलनाडु के अंदर। तो ऐसा ही इस अन्नामलाई जो नाथर मंदिर है, श्री अन्नामलाई नाथर मंदिर है, उसकी भी लगभग 16,000 स्क्वायर फीट यानी 3.93 एकड़ भूमि इसी तरीके से सुहा कर दी गई। जो इस मंदिर के हेरिडिटरी ट्रस्टी थे, यानी जो ट्रस्टी चले आ रहे थे काफी समय से, तो उनमें से कुछ लोगों के मन में लालच जागा। उन्होंने कहा कि भैया जो ये भूमि है, ये हमारे जो रोजमर्रा की जरूरतें हैं वो पूरी नहीं कर पा रही, इससे इनफ रेवेन्यू जनरेट नहीं हो पा रहा, तो हम ऐसा चाहते हैं कि इसको बेच दिया जाए। और ये एक तरीके से प्रावधान है तमिलनाडु के अंदर कि जो वहां का हिंदू रिलीजियस एंड चैरिटेबल एंडाउमेंट डिपार्टमेंट है, जो आज वहां सबसे करप्ट डिपार्टमेंट है, ये व्यवस्था है कि सबसे पहले जो इसका कमिश्नर है वो ये तय करेगा कि ये बिकनी चाहिए कि नहीं बिकनी चाहिए। उसके बाद जरूरी है नहीं, बहुत मतलब रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस में ही कर सकते हैं। उसके बाद आप एक पब्लिक नोटिस जारी करेंगे, किसी को आपत्ति तो नहीं है, एक इंक्वायरी बैठेगी, पूरा एक प्रोसेस होता है। सबको दरकिनार करते हुए इस मंदिर का ऑक्शन किया गया। ऑक्शन किया गया 9 जून 1995 के अंदर। यह कहा गया कि अब ये भूमि इनफ रेवेन्यू जनरेट नहीं करती, हम इसे बेचना चाहते हैं, इससे जो पैसा आएगा हम एफडी में डालेंगे, एफडी से जो इंटरेस्ट आएगा उससे हम मंदिर को चलाएंगे, या जो पैसा आएगा उससे हम मंदिर को चलाएंगे। और 9 जून 1995 को इस 16,000 स्क्वायर फीट की जगह को ऑक्शन कर दिया जाता है, और ऑक्शन किया जाता है मात्र 10,17,500 रुपए में। और आज इस मंदिर की, उस भूमि की वैल्यू है 110 करोड़ रुपए।
उसके बाद जब ये सब ऑक्शन हो जाता है, ये जो ऑक्शन होता है ये मंदिर के ही ट्रस्टी का एक भतीजा है जिसका नाम है पलानी चेट्टियार, वो इसे ऑक्शन में खरीद लेता है और उसके बाद इस भूमि के टुकड़े टुकड़े कर देता है, प्लॉटिंग कर देता है एक तरीके से, और 90 अलग अलग लोगों को वो इस जो ये पूरी प्रॉपर्टी है ये 90 अलग अलग लोगों को बांट देता है और लगभग ज्यादातर लोग मुस्लिम होते हैं। ये जिस तरीके से जमीन के ऊपर जब बात की थी ना लैंड जिहाद, ये भी एक तरीका है लैंड जिहाद का। जब भाई प्रीत सिरोही जैसे लोग तुर्कमान गेट के पास जो फलाही मस्जिद है उसका अतिक्रमण हटवाते हैं, ये वैसे ही है सब अतिक्रमण कि मस्जिद के नाम पर आपने वहां बैंकेट हॉल भी बना लिया, डायग्नोस्टिक सेंटर भी बना लिया, सब कुछ बना लिया। उसके बाद क्या कहते हैं, और कहीं पर भी चले जाइए किसी भी अवैध अतिक्रमण को गिराने के लिए, किसी भी अवैध स्ट्रक्चर को, साहब ये तो कई सौ साल पुरानी है, ये तो अंग्रेजी 100 साल पुरानी पहले की है, फला फकीर साहब दबे हुए हैं नीचे, इतनी पुरानी है। मजार और मस्जिदों के नाम पर जिस तरह का कब्जा है, और आज के समय में कार्बन डेटिंग हो, गूगल मैप हो, उसके माध्यम से आपको साफ पता लग जाएगा कि भैया 10 साल पहले बनी है, 20 साल पहले बनी है, 50 साल पहले बनी है, 300 साल पहले बनी है। लेकिन उसके लिए पढ़ा लिखा होना जरूरी है ना, खड़े होकर बस कह देना कि ये तो इतने 100 साल पुरानी है, उससे काम नहीं चलता। तो तुर्कमान गेट पे चढ़ा बुलडोजर, वही यहां पर हुआ। अब यहां पे मस्जिदुल तकवा बना दी गई। उसके बाद एक सज्जन को यह याद आया कि भैया यहां पहले तो ऐसा था नहीं, तो वो सारे के सारे लैंड रिकॉर्ड्स निकाल के लाता है जिनका नाम है एस राधाकृष्णन, और उसके बाद वो मद्रास हाई कोर्ट पहुंचते हैं, और मद्रास हाई कोर्ट ये सारा का सारा जो ऑक्शन हुआ सबको इनवैलिड घोषित कर देती है। उसका एक कारण है, जो डेटी होता है, जो प्राण प्रतिष्ठा के साथ किसी भी मंदिर में कोई देवी देवता स्थापित किया गया है, पहली बात, एक बार जहां पर प्राण प्रतिष्ठा के साथ देवी देवता स्थापित हो गए, वो हमेशा हमेशा के लिए उस डेटी की जगह है। भले ही उस डेटी को आप वहां से हटा दीजिए, वो जगह उसी के नाम रजिस्टर्ड है, उसी की है, उसी की रहेगी। इसी दम पर, इसी बल पर विष्णु शंकर जैन भी अपने सारे केसेस लड़ रहे हैं। दूसरी चीज, मान लीजिए वहां डेटी मौजूद है, वहां ट्रस्ट बना हुआ है, तो ट्रस्टी जो होते हैं वो सिर्फ केयर टेकर हैं ऑन बिहाफ ऑफ दैट डेटी, यानी जो देवी देवता वहां स्थापित है उसके बिहाफ पर वो सिर्फ केयर टेकर हैं। असल में वो भूमि उस डेटी की है, क्योंकि वो हमेशा एक तरीके से नाबालिग रहती है, माइनर मानी जाती है संविधान के तहत, तो वो केयर टेकर हैं, वो उसके बिहाफ पर जगह नहीं बेच सकते, ऑक्शन नहीं कर सकते, किसी और को ट्रांसफर नहीं कर सकते। कोर्ट ने यही कहा, ये जमीन, ये भूमि, ये 16,000 स्क्वायर फीट, ये 3.93 एकड़ भूमि डेटी की है, आप केयरटेकर हैं, उसके बिहाफ पर आप ट्रस्टी भले ही होंगे, आप उसे बेच नहीं सकते। सारा का सारा ऑक्शन राइट फ्रॉम डे 1 9 जून 1995 कैंसिल, और 12 हफ्ते का समय दिया गया डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को कि एक ईंट नहीं बचनी चाहिए, सारा कार्यक्रम हटाओ, समाप्त करो यहां से, और वापस से उसी तरीके से जिस तरीके से भूमि थी, वापस से मंदिर को वापस की जाए। 110 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी है ये उस मंदिर की, और ये सरकारी रेट है। आप समझ जाइए, सरकारी रेट से हमेशा 2 या 3 गुना होता है कोई भी रेट, तो उससे कहीं ज्यादा की प्रॉपर्टी है, प्राइम लोकेशन पे जगह है, और वो जगह कब्जा ली गई और वहां पर मस्जिदुल तकवा बना दिया गया। और उसके बाद कहेंगे ये तो कई सौ साल से था, और फिर ये कहेंगे कि हमारी जमीन पर मंदिर बना हुआ है, फिर उसको कब्जा करने का प्रयास होगा। हर जगह ये मोडस ऑपरेंडी है, वही करने का प्रयास यहां अभी नहीं होगा, भविष्य में होता। उसके अलावा कोर्ट ने एक और चीज कही, या कहें 2 और चीज कही, कि इस भूमि को इस्तेमाल करते हुए लगभग 30 साल से इस्तेमाल कर रहे हैं लोग, जो इसका रेंट बनता है, जो खर्चा बनता है, वो भी इनसे वसूलो, क्योंकि आप अवैध कब्जे के रूप में रह रहे। अब क्योंकि जो ये लोग हैं, ये कोर्ट गए, इन्होंने कहा भैया हमने तो जो ऑक्शन हुआ, हमने तो ऑक्शन में खरीदी, हमारी क्या गलती है? कोर्ट ने कहा जब ऑक्शन ही अवैध है तो आपका पोजेशन भी अवैध है। अब आप ये कह के नहीं बच सकते कि भैया हम तो 30 साल से रह रहे हैं, हम तो 50 साल से रह रहे हैं, आप 400 साल से रह रहे हैं, कागज है क्या? आपकी अथॉरिटी बनती है? नहीं बनती है। तो कितना भी पुराना अवैध कब्जा हो, हटाइए,
और पिछले 30 साल का सारा पैसा दीजिए। और साथ ही उस दौरान जिसने भी इसका दाखिल खारिज किया होगा वो तहसीलदार भी जिम्मेदार है, जो वो ट्रस्टी हैं जिन्होंने ये ऑक्शन किया वो भी इसके जिम्मेदार हैं, जो उस समय HRNCE जो हिंदू रिलीजियस एंड चैरिटेबल एंडोमेंट डिपार्टमेंट है उसका जो कमिश्नर रहा होगा वो भी जिम्मेदार है, जो खरीदने वाले हैं वो भी जिम्मेदार हैं, लैंड ब्रोकर रहा होगा वो भी जिम्मेदार है। सबको नपाई करो, सबको पकड़ो। देखिए, ये बहुत एक तरीके से बहुत बड़ा सवाल रहता है, जो आम आदमी फंसता है ना ऐसे में। वो ये कहता है यार हमारी क्या गलती है, तो अधिकारियों ने हमें जमीन काट के दी, हमें दी, हमारी क्या गलती है, गलती उनकी है, उन्हें पकड़ो। वो हमेशा बच जाते हैं। कोर्ट ने इस बार कहा उन्हें भी पकड़ो, उनकी भी जिम्मेदारी है कि उन्होंने ये जो सब किया वो भी इसमें जिम्मेदार थे। और जब ये कोर्ट केस चल रहा था तो 13वीं शताब्दी के शिलालेख भी वहां प्रस्तुत किए गए, लैंड रिकॉर्ड वहां प्रस्तुत किए गए, सब सारे डॉक्यूमेंट वहां प्रस्तुत किए गए। देखिए, हिंदू समाज कागज से मजबूत है, दिक्कत यह है कि वो उसको लेकर कोर्ट नहीं जाता। दिक्कत यह है उसको लेकर कोई व्यक्ति भाई प्रीत सिरोही नहीं बनता, कोई व्यक्ति एस राधाकृष्णन नहीं बनता, कोई व्यक्ति एस विष्णु शंकर जैन नहीं बनता, कोई व्यक्ति आपका अश्विनी जो वकील साहब है वो नहीं बनता। तो ये 2-4 बनते हैं तो इन्हें दिक्कत हो जाती है। ये करना बहुत जरूरी है। ये इसलिए महत्वपूर्ण है ये केस क्योंकि अब अगर आपके पास कागज हैं और अवैध कब्जा कितना भी पुराना है, डीएमके ने करा है, वक्फ ने करा है, किसी ने भी करा है, ये तो 30 साल पुराने कागज लाए थे ना, वो तो 13वीं शताब्दी के शिलालेख लिया है कि पांड्या राजा ने बनाया, ऐसे ऐसे बनाया, इस दिन इस समय इस जगह इस तरीके से भूमि को मंदिर को दान किया गया, सारे सबूत आ गए। तब तो वक्फ बोर्ड नहीं था, क्या करेंगे, अब फंस गए कि वक्फ के नाम ही करा के कुछ गड़बड़ कर लेते। इसलिए ये एक दूरगामी निर्णय हो सकता है अगर इसका इस्तेमाल किया जाए। आने वाले जो ये बाकी सारा लैंड एनक्रोचमेंट हुआ है, अगर इसका इस्तेमाल किया जाए तो बेहतर तरीके से उसको काउंटर किया जा सकता है। ये था पहला बेहतर निर्णय तमिलनाडु से। दूसरा कर्नाटक से। कर्नाटक में एक सरकारी खदान थी, वो बंद हो गई किसी कारणवश, तो वहां बहुत सारे लगभग 300-400 लोग आकर वहां पर बस जाते हैं। 300 घर बन जाते हैं, लोग नहीं, 300 फैमिलीज आकर बस जाती हैं और धीरे 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 वहां पक्का करने लगते हैं, घर बना लिए, सारी सुविधाएं उपलब्ध करा ली, यहां तक कि मोहल्लों के नाम रख दिए, वसीम कॉलोनी, फकीर कॉलोनी, मोहल्ले कट गए, एक तरीके से उसे रेगुलराइज कर दिया। तो सरकारी जमीन थी, सरकारी भूमि थी, भले ही खनन बंद हो गया था लेकिन उसको कब्जा कर कर समतल किया और अपने हिसाब से अपनी व्यवस्था जमा दी। उसके बाद वहां पे बुलडोजर चलता है सरकार का 20 दिसंबर 2025 को और सारे के सारे वो लोग हटा दिए जाते हैं। अब अचानक से कोई सरकार के कान में फूंक मार के जाता है, अरे साहब ये तो सारे समुदाय विशेष के थे, ये तो गड़बड़ हो गई। ऐसे तो जो दिल्ली में बैठे हैं ना नई जिन्ना साहब, वो नाराज हो जाएंगे, वोट बैंक नाराज हो जाएगा, बड़ी सारी दिक्कतें आ जाएंगी। तो उसके बाद एक जेबा तबस्सुम नाम की एक महिला से कर्नाटक हाई कोर्ट के अंदर पिटीशन फाइल कराई जाती है। क्या पिटीशन फाइल करो कि ऐसा है कि सुप्रीम कोर्ट का यह निर्णय है कि अगर किसी सरकारी भूमि पर कब्जा किया हुआ है, सरकार उस भूमि को छुड़ाती है, तो ये सरकार की जिम्मेदारी है कि इनका रिहेबिलिटेशन भी कराया जाए। एक पुराना निर्णय है, लेकिन तबस्सुम मैडम ये भूल गई कि एक नया निर्णय भी है कि रिहेबिलिटेशन कराया जाए, ड्यू प्रोसेस के साथ ही डेमोलिशन किया जाए, ड्यू प्रोसेस के साथ ही जगह खाली कराई जाए। लेकिन अगर कब्जा अवैध है तो वो अवैध है, अवैध कब्जे के अलावा है ये सारे। अगर कब्जा ही अवैध है तो उसके लिए सुप्रीम कोर्ट की कोई भी रूलिंग माननीय नहीं होती। वो ये भूल गई मैडम। अब जब अटॉर्नी जनरल कोर्ट के अंदर जाते हैं, कलकत्ता हाई कोर्ट के अंदर जाते हैं, वो वहां मानते हैं कि हां ये कब्जा अवैध था, हमने गिरवाया, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, इन्हें सारी सुविधाएं उपलब्ध करा रहे हैं, हम इंदिरा कैंटीन दे रहे हैं, यानी फ्री का खाना दे रहे हैं, हम इनकी 5 किलोमीटर के दरमियान ही जॉब सिक्योर कर रहे हैं कि भैया यहां कूड़ा बीनता था तो 5 किलोमीटर के अंदर ही तुझे कहीं और कूड़ा बिनवाएंगे, यहां तेरे पान का ठेला था तो कहीं और पान का ठेला लगाना।
यहां रिक्शा चलाता था तो कहीं और चलाना, 5 किलोमीटर के दायरे में व्यवस्था करके हम देंगे, फ्री का खाना हम देंगे, घर हम देंगे, रोजगार हम देंगे, स्कूल हम देंगे, सारी व्यवस्थाएं कराएंगे। यानी अवैध कब्जा करो, सरकार हटाने आए तो सरकारी सुविधाएं मांगो कि भैया तुम सरकारी भूमि पे कैसे हटाने आ गए, और इस बात के लिए कोर्ट जाओ। यानी अवैध कब्जा करो, उसके बाद सरकार से उसी अवैध कब्जा को खाली कराने के लिए एक तरीके से रेंसम मांगो सरकारी सुविधाओं के रूप में, और वही किया गया यहां पर। उसके बाद जब हाई कोर्ट में ये केस पहुंच गया और सरकार ने कहा हमने तो सब कुछ कर दिया, किसी ने अचानक से याद दिलाया कि साहब ये 300 घर तो अवैध बांग्लादेशी हैं, हो सकता है इनमें कुछ रोहिंग्या भी हों, यानी ये तो भारत के ही नहीं है, और भारत के जो नहीं है आपने उन्हें इंदिरा कैंटीन भी दे दी, रोजगार भी दे दिया, घर भी दे दिया, स्कूल भी दे दिया, सब दे रहे हो सरकारी खर्चे से। तो हाईकोर्ट ने कहा कि जिन जिन के पास वैलिड डॉक्यूमेंट हैं, आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, राशन कार्ड है, जो भी सरकारी जो कार्ड है, उनका पहले टेम्परेरी सेटलमेंट रिहेबिलिटेशन कराए, टेम्परेरी तौर पर उन्हें कहीं रखें। जिनके पास नहीं है उन्हें तो एक झटके में पहले ही साफ कर दो, और अगर किसी के पास है तो इसका मतलब ये नहीं है कि डॉक्यूमेंट है तो सब कुछ मिलेगा। अब एक काम करो, इन डॉक्यूमेंट की वैधता स्थापित करो, इनका पुराना सिजरा निकालो, फलाने का बाप कौन, उसका बाप कौन, उसका बाप कौन, किस गांव का है, कहां रहता था, कहां जन्मा था, पीछे तक जाओ पूरा। अब पता करो ये इनमें से कौन सा बांग्लादेशी है और कौन सा रोहिंग्या है और कौन सा भारतीय है। अब सरकार फंस गई यहां। मान लीजिए ये स्थापित होता है कि वहां पर बांग्लादेशी था, तो आप सरकारी सुविधाएं भारतीय टैक्स पेयर के पैसे से उन बांग्लादेशियों को बसाने के लिए कर रहे थे क्या? तो ये सारा कार्यक्रम जब हाईकोर्ट पकड़ती है तो अब सरकार सकपका गई है, क्योंकि अब पीछे तक का सब निकालना पड़ेगा, और 300 में से निश्चित तौर पर 90% से ऊपर और संभवतः 100% आपको विदेशी निकलेंगे, और आपको उन्हें चिन्हित करना पड़ेगा, और फिर यहां से डिपोर्टेशन की प्रक्रिया स्टार्ट करनी पड़ेगी, क्योंकि जो नया इमिग्रेशन बिल पास हुआ है, अगर आप उसको शय देते हैं, उसको समर्थन देते हैं, उसके साथ खड़े होते हैं, तो आपको भी लंबी जेल हो सकती है। और कोर्ट अगर इसमें सही तरीके से इस केस को परस्यू करके आगे ले जाती है तो निश्चित तौर पर मुसीबत होगी, और निश्चित तौर पर वो लोग भी निकल कर आएंगे कि वो कौन थे जो 300 लोगों को यहां लाकर स्थापित किया, बसाया। सबसे पहले किसने बॉर्डर पार कराया, कैसे बॉर्डर पार कराया। तो इसलिए अब यहां पर भी इसलिए निर्णायक है कि अब यहां सिर्फ ये नहीं है कि जो आपने हल्द्वानी से लेकर अलग अलग जगह सुना कि भैया कब्जा कर लिया, सरकार छुड़ाने आई, अब कहीं और जमीन मांग ली। नहीं, जमीन मिलेगी नहीं मिलेगी, रोजगार मिलेगा नहीं मिलेगा, पहले स्थापित करो भारत के हो या नहीं। तो ये भी एक प्रेसिडेंट सेट हो गया। क्या बुलडोजर चलता है ना, लोग लेट जाते हैं, अरे मेरा रोजगार छिन गया, पहले साबित तो कर भैया तू भारत का है नहीं। तो अगर इसका इस्तेमाल किया जाए तो बहुत सारे लोग अब चिल्लाना बंद कर देंगे अवैध कब्जों पे। जब ये बुलडोजर चलेगा तो बोलेंगे नहीं, क्योंकि पता है पीछे से अपनी कहानी खुद ही खराब की हुई है। तो खैर, दो बहुत बेहतर निर्णय हैं, सही तरीके से इंप्लीमेंट हो तो दूरगामी परिणाम हो सकते हैं। तो बाकी इन दोनों निर्णयों पे आगे कोई डेवलपमेंट आएगा तो वो भी आपके साथ लेके आता रहूंगा, शेयर करता रहूंगा। अगर आपको ये वीडियो विश्लेषण अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना मत भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत।